हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन। वेलकम टू अनअकैडमी। आइएगा, आज हम सभी कक्षा 10 के उस प्रश्न पत्र की ओर, उस पुस्तिका की ओर चलेंगे जिस पुस्तिका में से हमें 6 नंबर के प्रश्नोत्तर आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल उसी की तरफ जो हम सोच रहे हैं, संचयन, जिसमें कि कक्षा 10 का एक चैप्टर है सपनों के से दिन। हम सभी ने अभी लास्ट जो लेक्चर पढ़ा, उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर लेक्चर आता है, टॉपिक रहता है जिसका नाम है सपनों के से दिन। चैप्टर नेम से ही हम सभी समझ गए होंगे कि हमें किस तरह का यह चैप्टर होने वाला है। अभी तक हमने हरिहर काका को पढ़ा, हरिहर काका की परिस्थिति, मनस्थिति, शारीरिक स्थिति सब कुछ समझ लिया। सिर्फ समझ में आया कि अगर हम अपने आप में सशक्त बनेंगे तो हमारे लिए जीवन दुर्बल नहीं होगा। इसलिए आज हम इस चैप्टर में सपनों के से दिन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक ऐसे दिन जो हमारे जीवन में कहा जा सकता है कि हम जितने जितने दिन बड़े होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारे बचपन के दिन, हमारे स्कूल के दिन, या कहें कि हमारे वो दिन खो जाते हैं जिन दिनों के लिए हम किताबों में ढूंढते हैं। आज हम उसी चैप्टर की ओर चलेंगे जिस चैप्टर का नाम है सपनों के से दिन। आइएगा, चैप्टर के जो लेखक हैं, इन्होंने अपने ही बारे में, अपने ही बचपन के बारे में बताया है। लेखक का नाम है गुरदयाल सिंह। गुरदयाल सिंह का जन्म 1933 में हुआ और इनका मरण या देहावसान कहा जा सकता है 2016 में हुआ। और इनके बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे और इनके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में जन्मे गुरदयाल सिंह ने बचपन में कीलों हथौड़ों से काम लेते हुए शिक्षा पूरी की। दस्तकार का मतलब होता है जो परिवार, जो संप्रदाय या जो वर्ग लोहे का काम करता है, या कहा जा सकता है कि जो लकड़ी बनाने का काम करता है, हथौड़ों से काम करता है, उन्हें दस्तकार कहा जाता है। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कीलों और हथौड़ों के काम करते हुए भी की है और कलम पकड़ी। 1954 से 1970 तक इनका स्कूली जीवन रहा, अध्यापक रहे। पहली कहानी 1957 में पंचदरिया पत्रिका में प्रकाशित भी हुई। इनकी पहली कहानी जो है वो पंचदरिया नामक पत्रिका, जो मैगजीन उस समय चलती थी, उसमें इनकी प्रकाशित हुई। जब कॉलेज में प्राध्यापक हुए, लेक्चरर हुए, तो उन्होंने अपने ही उपन्यास पढ़ाने का मौका भी उन्हें मिला। मतलब इन्होंने जो जो नॉवेल लिखे हैं उन सभी नॉवेल को उन्होंने खुद ने ही पढ़ाया, उनको पढ़ाने का यह अवसर मिला, मौका मिला। अंततः यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किया। मतलब उसके बाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए, फिर वहां से उन्होंने अवकाश ले लिया। गुरदयाल ठेठ ग्रामीण परिवेश और भावबोध के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। बड़े सहज रूप से वे अपने पात्रों का चयन खेतीहर मजदूरों, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के बीच से करते हैं, जो सदियों से अपने समाज की उस दूषित व्यवस्था के शिकार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी शारीरिक हड्डियों को ही नहीं गलाती रही है, उनकी मानसिकता को दीनहीन और बेबस बनाए हुए है। कहने का मतलब यह है कि इनके द्वारा लिखे गई जितनी भी कहानियां हैं, उन कहानियों में उन्होंने अपने जो पात्र चुने हैं, उन्होंने जो अपने उन लेखन कार्य में जिन लोगों का सहारा लिया है, वो या तो कोई मजदूर हैं, खेतीहर हैं, खेत पर काम करने वाले हैं, पिछड़े हैं, दलित वर्ग के लोग हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने उठा करके और अपनी किताब में, अपनी कहानियों में जगह दी है। उसका मूल कारण यह है कि वह खुद एक ग्रामीण परिवेश से प्रभावित हैं, वो एक खुद ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हैं, उनका जन्म वहीं पर हुआ। वो उस हिसाब से, उस स्तर से सोचते हैं, जिस स्तर में वो पले बड़े उसी में ही वो कहानियों को बनाते हैं। तो आज की इस कहानी के माध्यम से हम सभी समझेंगे इन्होंने और क्या क्या लिखा है, समझते हैं। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि बहुत बड़ा पुरस्कार होता है हिंदी साहित्य में। गुरदयाल सिंह को अपने लेखन के लिए साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान,
पंजाब की साहित्य अकादमी सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया गया और वह गौरव को प्राप्त हुए। उन्होंने बतौर लेखक, यानी जब वो लिखते थे तो लेखक के कई देशों की यात्रा की। जब वो लेखन कार्य करते थे, जब वो कहानियां बनाते थे, कहानियां लिखते थे, तो उन्होंने बहुत सारी विदेश यात्राएं भी की। उन्होंने अब तक 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 नाटक, 1 एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना की है। गुरदयाल सिंह की प्रमुख कृतियां हैं मढ़ी का दीवा, अथ चांदनी रात, पांचवा पहर, सब देश पराया, सांझ सवेरे, यह और एक आत्मकथा है उनकी खुद की कि क्या जानूं मैं कौन। गुरदयाल सिंह का निधन 16 अगस्त 2016 को हुआ। इनका निधन जो है अभी 2016 को हुआ और 16 अगस्त पर हुआ। और इनकी जो मुख्य कृतियां हैं वो इस तरह से इन्होंने अपनी बता दी हैं। अब चलते हैं आगे के चैप्टर की तरफ कि इस चैप्टर में होने वाला क्या है। थीम समझे कि सपनों कैसे दिन, मतलब वो दिन जो सपनों की तरह रह गए, ऐसे ही दिन गुरदयाल सिंह जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं उनके रहे। और उन्होंने किस तरह से अपने बचपन को निकाला, अपने बचपन में वो स्कूल जाते थे तो उन्होंने किस तरह से समझाया, किस तरह से उन्होंने कहा, वो सारी बातें, वो सब अटखेलियाँ, कहानियाँ, यहाँ वहाँ घूमना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के इस चैप्टर में है। आइएगा देखते हैं। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाली कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहां कहां चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियां का मतलब होता है जो हमारी एड़ी हैं वो, और या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी के से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई किया करती। मतलब कहने का यह है कि जब ये अपने बचपन में थे गुरदयाल सिंह, उन्होंने अपने बचपन की कुछ अटखेलियां यहाँ पर बताने की कोशिश की है। उन्होंने खुद ने अपने ऊपर एक कहानी लिखी है। वो कहते हैं कि जब हम बचपन में थे तो बचपन में जब छोटे बच्चे रहे तो उनके इस तरह से वो खेलने जाते, लकड़ी के ढेर पर से कूदते तो एक तो पहले से ही कुर्ता फटा हुआ रहता है, ऊपर से जब वहाँ से कूदते तो और वो तार तार हो जाता है। इस तरह से एड़ी, पैर, घुटने सब कुछ छिले होते हैं। उस समय जब वो अपने घर पर जाते तो उनकी माँ बहन उन पर तरस नहीं खाती बल्कि और उल्टा उनको पीटती, मारती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो यह ध्यान भी नहीं रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू यानी कि खून, लहू का मतलब ध्यान रखना आप लोग, यहाँ खून है, खून बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। यह बात तब ठीक से समझ में आई जब स्कूल के अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहां बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही नहीं थे, जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता यानी कि जो आज के समय हमारा बैग रहता है उसे हम बोलते हैं बस्ता, तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। मतलब कुछ ऐसे भी बच्चे उनके साथ में थे जो कभी स्कूल गए नहीं, और जो कभी स्कूल गए तो वो पढ़ाई के चक्कर में अपने बस्ते को, अपने बैग को किताबों सहित तालाब में फेंक आते थे और फिर स्कूल गए ही नहीं। ना ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा, यहां तक कि परचूनिए
आड़तीये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते। परचूनिये का मतलब होता है कि जो किराने की दुकान लगाने वाला होता है उसको परचूनिया कहा जाता है। और आढ़तीय का मतलब होता है कि जो गल्ला व्यापारी होते हैं, जो अनाज खरीदते हैं और अनाज को सरकार को बेचते हैं, वो आढ़तीय कहलाते हैं। जो नीलामी वगैरह भी किया करते हैं, वो भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे का मतलब यहां पर जो है कि उनसे कुछ खाता बही जो दुकान पर सीखने वाली होती हैं, उन बही खाते को पढ़वा कर दुकान पर बहियां लिखने लगा लेंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। कहां तो अभी तक आलिफ वे जीम च भी सीख नहीं पाया, और अभी तक उन्होंने वर्णमाला भी नहीं सीख पाई है। और यहां पर जो हिसाब किताब करने का तरीका जो पंजाब में होता है, उसको वो सिखाने के लिए बात करते हैं उनके माता पिता। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार यह खेलन एक जो लोकोक्ति है, यह लोकोक्ति जो लोगों के द्वारा प्रचलन में आती है, वह लोकोक्ति कहलाती है। एह खेलन जिसका मतलब होता है खेलने के, जिसका मतलब क्या होता है, खेलने के दिन 4, यानी अनुसार यह खेलन दे दिन 4, यानी खेलने के दिन 4 कैसे कब बीत गए, हमने से कोई भी ऐसा नहीं था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो। मतलब ऐसा उनमें से भी कोई नहीं था जो ऐसा समझता था कि स्कूल में हम पढ़ रहे हैं मतलब हम एक कमरे में कैद हो गए, वो सभी ऐसा समझते थे। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है, यह शब्द शायद आधी सती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे। मतलब पहले कभी उन्होंने कुछ साल पहले ये पुस्तकों में पढ़ा था, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होता या होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छांटे झाड़ लगे थे या उगे हुए थे, जिन्हें हम डंडियां कहा करते थे, मतलब जो उनके आसपास में जो झाड़ लगे होते हैं उनको, और उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूं। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल की कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफेद कलियां भी हुआ करती। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी, यानी जो वहां का एक चपरासी है, उस चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार 1-2 तोड़ लिया करते। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूं। मतलब वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए लिख रहे हैं कि जब वो स्कूल जाया करते थे तो वहां की क्यारियों में जो फूल, जो पुष्प आ जाते थे, उनकी जो सुगंध है वो उनके आज भी उन्हें वो याद है। कहीं पर भी हो वो आंख बंद करके उसको याद कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर क्या किया करते। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते। मेमने जो होते हैं वो बकरी के बच्चे कहलाते हैं, उन्हें मेमना कहा जाता है। और वो ये लिखते हैं यहाँ पर कि भाई अगर हम उन पत्तों को, उन फूलों को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद, सुगंध लेने के बाद क्या किया करते थे ये उनको याद नहीं है। तो उन्होंने 2 रास्ते दिखाए, 2 रास्ते उन्होंने खुद अपने आप से बताए कि हो सकता है कि शायद हम उन फूलों को सूंघ करके अपने जेब में रख लेते, तो माँ घर पर जब धोती कपड़ों को धोती तो उस समय उन फूलों को निकाल कर फेंक देती। या तो ऐसा होता होगा कि उन फूलों को स्कूल से बाहर निकलते ही हम खुद बकरी के मेमने की तरह ही चबा जाते। इस तरह से उन्होंने 2 बातें यहाँ पर बताई।
जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक ओर तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियां किताबों से जाने कैसी बात आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते हैं। मतलब कहने का यह है कि जब वो स्कूल में ऊंचे दर्जे में जाते, मान लीजिए कोई 9th से 10th में जाता है, 10th से 11th में जाता है, तो उन्हें एक अपने आप में एहसास होता है कि अब हम सीनियर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, सयाने हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या वो पुरानी किताबों में वो एक सुगंध रहती जिसके कारण से उनके मास्टर जो पढ़ाने वाले होते हैं उनसे अभी भी थोड़ा सा डर बना रहता। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। वहां नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। मतलब जहां वो रहते थे वहां भी एक तालाब है, लेकिन जब वो नानी के यहाँ गए तो नानी के यहाँ पे भी वैसा ही तालाब उन्हें देखने को मिला। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांगकर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीली टीले पर रेतीली टीले का मतलब होता है मिट्टी का टीला, मतलब मिट्टी से बनाया गया मिट्टी का ढेर जिसे हम कह सकते हैं, उस पर जाकर के रेत के ऊपर लेटने लगते। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर, मतलब उस एक तो तालाब में कूद करके जब बाहर निकला तो बाहर एक तो गीला शरीर है और शरीर गीला होने के साथ साथ में वो वापस गरम गरम मिट्टी में लथपथ हो जाता कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते और वापस से फिर किसी ऊंची जगह पर जाकर के तालाब में फिर से नीचे आ जाते। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाया करते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो, मतलब बहुत अच्छे स्विमिंग करने वाले हों, तैरना जानते हो। परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। उन्हें ढांढस बंधाते। इस तरह से कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। इस तरह यहाँ पर जो उन्होंने गुरुदयाल सिंह जो अपने बारे में यहाँ पर बता रहे हैं वो इस चैप्टर में जरूरी इसलिए है क्योंकि जब उन्हें ढांढस बंधाने का, ढांढस मैं बता दूं, ढांढस का मतलब होता है एक दिलासा देना, एक उन्हें सांत्वना देना। इस तरह से यहां पर बताया गया। ठीक है, तो इसके साथ में आगे चैप्टर में कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी ना किसी तरह से तालाब के किनारे वो पहुंच जाते। मतलब कहने का यह है कि जब वो तालाब में कूदते तो तालाब में कूदते समय या कूदने पर वो गीले हो जाते और अगर डूबने लग जाए, वो उनमें से कोई तैरना भी नहीं जानता है। और इन सारी बातों को देख करके जो लोग कूद करके और डूबने लग जाते हैं तो उनको ढांढस भी बंधाते, मतलब उनको सांत्वना देते, दिलासा, उसको हिम्मत देते कि नहीं तुम तो ऐसे भी आ सकते हैं। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी नहीं बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकालें तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। स्कूल की
पिटाई, मतलब स्कूल में जो पिटाई होती है, मारना होता है, आजकल जो स्कूलों में पिटाइयां बिल्कुल भी कम कर दी हैं, मना हो गया है। तो डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगते। तो समझे यहां कि जब भी उनकी छुट्टियां हुआ करती थी तो छुट्टियां होने के बाद में जैसे ही वो छुट्टियां पूरी होने लगी और 1 या 1.5 महीने बचता तो हिसाब लगाने लगते थे कि अब छुट्टियां इतनी बची हुई हैं, होमवर्क इतना मिला हुआ है, तो हमारे लिए इतना जो है सामान, इतना जो सवाल जो है वो आपको इतने दिन में करने हैं। तो वो इस तरह से वो अपने इस तरह से वो अपने दिन गिनने लगते हैं। और जैसे जैसे छुट्टियां कम होने लगती हैं वैसे वैसे उनके हिसाब लगाने का तरीका भी बदल जाता है। तो देखो कैसे बदलता है, देखते। दिन बहुत छोटे लगने लगते, ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता है। हमारे कितने ही सहपाठी, सहपाठी का मतलब होता है क्लासमेट, साथ में पढ़ने वाला, साथ में पढ़ने वाला, ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। मतलब वो कुछ ऐसे भी उनके दोस्त होते हैं, उनके सहपाठी होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, हम तो जो है होमवर्क नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे तो हो आगे ज्यादा से ज्यादा 1 बार 2 बार 4 बार पिटाई खानी पड़ेगी, तो वो उसको सस्ता सौदा समझते। वो सोचते चलो पिटाई खाना मंजूर है लेकिन हम होमवर्क नहीं करेंगे। ऐसा भी वहां पर होता है। उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। मतलब उस समय जो उनका, उनके साथ पढ़ने वाला है, उसका जो नेता है, जो उनका सब लोगों के साथ में है, वो है ओमा। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग तो अलग ही था। उसकी शकल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, मतलब मटके की तरह, हांडी की तरह उसका सिर था। उसके ठिगने 4 बालिस्त के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। मतलब उसके आकृति, उसके बारे में ऐसा यहां पर बताया गया। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखें वाला, बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। लड़ाई वह हाथ पांव नहीं सिर से किया करता। जब सांड की भांति फुंकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी भी छाती की पसली ही ना तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ है। मतलब अगर कोई उसके सिर के टक्कर में आ जाए तो उसके लिए उन्होंने रेल बम्बा नाम रख दिया है। हुआ था रेल के, मतलब कि कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। मतलब इसलिए भी उनका रेल बम्बा रख दिया था नाम, क्योंकि रेल बम्बा जो है इंजन को कहा जाता है। और उस समय क्या है कि कोयले के इंजन जो हुआ करते थे वो आगे से थोड़ा बड़े होते थे, तो इस तरह से उनका नाम जो है इस तरह से नामकरण कर दिया था। हमारा स्कूल बहुत छोटा था। केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने हुए थे। मतलब कि जो कमरे थे वो 9 इस तरह से एच की भांति वो बने हुए थे स्कूल के। दाईं ओर यानी कि राइट साइड में पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। स्कूल की प्रेयर यानी कि प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। मतलब जैसे ही वो प्रार्थना के समय वहां पर आते तो सीधी कतार में यानी लाइन से जो बच्चे खड़े हुए होते हैं कद के हिसाब से, छोटा पहले फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से तो बहुत खुश होते। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी, ध्यान रखना 2 नाम याद रखना, एक हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का और दूसरा नाम मास्टर प्रीतम चंद पीटी का। ये दोनों लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा हो।
सॉरी। तो यहां समझने वाली बात है कि जो प्रीतमचंद पीटी हैं, प्रीतमचंद पीटी जो उनके टीचर हैं, वो कतार के साइड में खड़े हुए रहते हैं और वो ये देखते हैं कि कौन सा लड़का ठीक नहीं खड़ा हुआ। जो ठीक नहीं खड़ा हुआ होता है तो उसकी क्या मार पड़ते हैं, वो समझते हैं कि ठीक नहीं खड़ा, मतलब वो ये देखते हैं कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। उनकी घुड़की, घुड़की का मतलब होता है कि इस तरह से जो हम हाथ बनाते हैं और हाथ बनाने पर जो इस तरह से जो बनता है वो घुड़की कहा जाता है। और उनका ठुड्ढा, ठुड्ढा का मतलब होता है ये कोहनी। इन दोनों, मतलब उस समय जब विद्यालयों में पिटाइयां हुआ करती, अब तो बहुत कम हो चुका है, तो वो गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहां पर इस तरह के हाथ को बना करके जो मारा जाता था उसको क्या कहा जाता है यहाँ पर, घुड़की। और ठुड्डे का मतलब यहाँ पर जो हमारी कोहनी है, इससे जो मारा जाए वो कोहनी कहलाती। इसके भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, मतलब इतना डर रहता तो वो लास्ट वाले को और स्टार्टिंग में जो खड़ा हुआ है उसको देख लिया करते और बीच में आराम से व्यवस्थित जो है वो खड़े हो जाते। आगे देखें। हाँ, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो, मतलब वो ये भी ध्यान रखते कि अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं तो ये जो लड़का खड़ा हुआ है वो कितनी दूरी पर है और मेरे पीछे जो खड़ा हुआ है वो कितनी दूरी पर है। तो उन्हें इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो साइड में खड़ा हुआ है वो कितनी दूरी पर है, एक हाथ का अंतर है या नहीं है, और साइड में इस तरफ भी। तो उन्हें चारों तरफ देखने का एक अलग ही ध्यान रखना पड़ता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों को बीच की दूरी भी समझ में आ जाए। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा ना सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पांव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता, तो पिंडली का मतलब मैंने पहले बता दिया, पिंडली का मतलब होता है एड़ी। पैर का जो पीछे का भाग होता है पंजे के पीछे की तरफ, वो एड़ी कहलाती है। और अगर किसी बच्चे ने एक पिंडली से दूसरी पिंडली को, अगर एक पैर से दूसरे पैर को भी खुजलाया तो वो भी डरते थे कि नहीं, क्योंकि फिर पीटी जो सर हैं उनके वो डांटते थे या उनको मारते थे, तो वह उसकी ओर बाघ की तरफ झपट पड़ते हो। अगर किसी ने ऐसा किया तो बाघ तुरंत, उनकी नजर यही रहती है, तो तुरंत उसकी तरफ भागते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा करते। हमने तो सिर्फ इस चीज को पढ़ा कि भी जो है खाल खींचना ये एक मुहावरा है, लेकिन इस मुहावरे के लिए जो है आप यहां पर समझें वो प्रत्यक्ष, यानी वो बिल्कुल सामने हो रहा हो, ऐसा वो बच्चे समझने लगते। नेक्स्ट देखें कि चैप्टर आप लोग अपनी बुक में भी देखते रहें साथ में, और चैप्टर इसमें समझते जाएंगे, ठीक है। और कहा कि परंतु हेडमास्टर शर्मा जी, जो जिनका नाम पूरा था मदन लाल शर्मा, तो जो हैं उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। मतलब एक तो पीटी प्रीतमचंद थे, और पीटी प्रीतमचंद जो हैं वो तो तेज स्वभाव के, वो बच्चों को डांटते भी थे, वो बच्चों को मारते भी थे। लेकिन एक थे कौन, हेडमास्टर शर्मा, उनका जो स्वभाव था वो बिल्कुल कैसा था, उससे बिल्कुल विपरीत था, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह 5वीं और 8वीं श्रेणी का मतलब यहां पर क्लास है, कक्षा में अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते। तो यहां पर जो है चैप्टर वाइज यहां पर बताया गया। तो हमारे में से किसी को भी याद नहीं था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। तो इसमें जो हेडमास्टर जो हैं शर्मा जी, तो वो हेडमास्टर जो है जब क्लास में पढ़ाया करते तो उन्होंने कभी ऐसा शब्द उनके मुंह से नहीं सुना कि जो उनके स्वभाव से बिल्कुल गलत हो, जो कि पीटी प्रीतमचंद जो उनके पीटी मास्टर हैं उन्होंने उनको अधिक बार बोला है। इस तरह से समझना, चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते, तो मैंने जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीगे की नमकीन पापड़ी जैसी मजेदार लगती, तो जो तब पैसे की शायद 2
आ जाया करती। मतलब कहने का ये है कि जो वो इस तरह से उल्टी उंगलियों से जो चपत मारते थे वो उनको बहुत मजेदार लगती और उनको ऐसा लगता जैसे कि उनका एक जैसे कि कहे हमें भाई भीके का जो नमकीन पापड़ी है वो उन्हें अच्छी लगती थी। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह नहीं थी जहां खुशी से भागे जाएं। मतलब अभी फिर भी उनके वहां पर वो स्कूल ऐसी जगह नहीं बन पाई कि जो वहां पर खुश होकर के वो स्कूल की तरफ भागे, क्योंकि स्कूल में ऐसा कुछ उन्हें देखने को नहीं मिला। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक, पहली कच्ची श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास से लेकर के और फोर्थ क्लास, चौथी श्रेणी का मतलब यहां पर है फोर्थ क्लास तक, फोर्थ क्लास तक केवल 5 या 7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। मतलब उसमें से कोई भी ऐसा और नहीं था जो रोता चिल्लाता हुआ नहीं जाता हो, सभी जाते। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। मतलब कुछ भी हो स्कूल में, बचपन के दिनों में भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन यहां जो लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि भले ही कितनी भी गड़बड़ क्यों ना हो, कितना ही समझ में क्यों नहीं हो, कितनी भी मार क्यों ना पड़े, लेकिन उन्हें कुछ समय तो स्कूल अच्छा लगने लगता। जैसे जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती। और देखें यहां पर दाएं बाएं जो लिखा हुआ है अच्छे से देख लें, ऊपर नीचे और दूसरा शब्द आया है दाएं बाएं। तो ये जो 2 शब्द हैं, ये जब वो स्काउटिंग करते हैं तो उस समय उनको पीटी करवाते समय या कहा जा सकता है कि मार्च पास्ट कराते समय ये बोला जाता है। और जब वो झंडियां उनके हाथ में रहती नीली पीली, तो जब वो आकाश में हवा से फहराती फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दी, खाकी का मतलब होता है जो आज पुलिस की जो वर्दी है जो कलर की है उसी कलर की वर्दी, तथा गले में 2 रंगे रूमाल लटकाए अभ्यास किया करते। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एनसीसी की जब ट्रेनिंग होती है उस समय जो मार्च पास्ट कराई जाती है उस समय उनके लिए खाकी वर्दी और 2 रंग का कपड़ा जो है गले में बांधा जाता है और उस तरह से वो भी अभ्यास किया करते। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकते कहते शाबाश। मतलब वो अपनी आंखों से ही उन्हें शाबाश कहते। अगर कोई गलती नहीं हो तो आराम से ऐसे बोल करके और वो शाबाश बोल देते। बेल बिगिन अगेन 1 2 3 3 2 1, उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए। तमगे यानी कि मतलब युद्ध, तमगे का मतलब यहां पर क्या है, युद्ध जीत लिए हो। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कापियों पर साल भर की लिखी गुड्ढों यानी कि गुड़ का बहुवचन, जो मतलब कहा जा सकता है कि जब कोई भी लेखक अपने बारे में अगर लिखता है और अपने बचपन के बारे में लिखता है तो उसी तरह इस चैप्टर में जो है उन्होंने भी ये बताया कि जब उनके लिए वो पीटी मास्टर प्रीतम चंद अगर उनके लिए थोड़ा सा भी शाबाश या इस तरह से अगर कोई शब्द बोल दे तो उस समय उनके लिए ऐसा लगता कि मानो हमारे लिए वो शाबाश किसकी तरह हो गया, हमारे लिए वो शाबाश हो गया कि हमें मानो ऐसा लगा हो कि बहुत सारे कॉपियां जो हमारी स्कूल की हैं, जो हमने कॉपियां बनाई हैं, होमवर्क किया है, उसमें जितने गुड्स मिले हैं उससे भी कई गुना ज्यादा जो है उनको अच्छा लगता कि पीटी मास्टर ने उनको एक शाबाश बोल दिया हो, उससे भी अधिक मूल्यवान लगने लगती। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि साति गुर के भय से ही प्रेम जागता है, सती गुर के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती। यह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी हुआ करती। मतलब कहने का यह है
कि हम हमारे लिए भी इस तरह से लगता है, अगर मान लीजिए हम इस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिकली लेकर के देखें कि हम कक्षा 10 में पढ़ने वाले हैं या हम 12th में पढ़ने वाले हैं, हम किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं और हमारे माता पिता, भाई या कोई भी रिश्तेदार अगर हमें किसी चीज़ के लिए डांट रहा है, किसी चीज़ के लिए बुरा भी बोल रहा है, तो बुरा बोलने के साथ साथ उसे ये एहसास आ जाता है कि जो हम डांट रहे हैं वो हम किस लिए डांट रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है कि वो डांटने वाला हर साल पूरे साल भर उसे डांटता रहा, लेकिन एक बार बहुत अच्छे से दिल से उसे शाबाश बोल दे, बहुत अच्छा बोल दे, तो जो सुनने वाला है उसको एक पल के लिए तो ये लगेगा कि इसने जो डांटा हुआ है वो एक तरफ और जो शाबाश बोला है वो एक तरफ, वो एक खुशी, वो एक आनंद जो है इस तरह का यहाँ होता है। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ्य, धनाढ्य का मतलब होता है पैसे वाले, धनाढ्य का मतलब क्या है, पैसे वाले लोग थे। कौन? जिनके घर पर वो पढ़ाने जाते थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ यानी कि स्टार्ट होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती जो तब 1-2 रुपए में आ जाया करती थी, तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। अगर वो ऐसा सोचते कि अगर हमें ही किताब लानी है, हमें ही बुक्स लानी है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि इतना उनमें कोई रुझान नहीं। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कापियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करते, परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपए में 1 सेर घी आया करता था और 2 रुपए की 1 मन यानी कि 40 सेर गंदम, गंदम यानी जो गोंद जो चिपकाते हैं वो। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था, परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कापियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कभी भीतर जमकर बैठ गया था। कहने का मतलब यह है कि लेखक के मन में इस तरह का भय बैठ गया कि आगे चल करके किस तरह से वो नई श्रेणी में जा रहा है, तो वो क्या महसूस करेगा, क्या सोचेगा। उसके मन में एक थोड़ी सी जिज्ञासा बनी रहती है, मन में सोच बनी रहती है। उसी बात को यहाँ पर जो है लेखक खुद ये कहते हैं कि जितना उन्होंने मनोविज्ञान पढ़ा, हो सकता है ये कारण हो सकता है कि शायद नई किताबें, नया सिलेबस, नए मास्टरों से मिलना, ये सारी चीजें भी उनके अंदर की महसूस बता सकता है। सभी तो नए ना होते थे, मतलब सभी तो नए नहीं होते थे, परंतु 2 या 3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं हो पढ़ाते। मतलब कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो हर बार तो नए नहीं, मतलब सभी टीचर्स तो नए नहीं होंगे। कुछ टीचर्स जो ऐसे नए होते थे जो कभी या जिन्होंने कभी नीची कक्षा को कभी पढ़ाया ही नहीं हो। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि ऐसे जैसे हम हरफन मौला का मतलब यहां पर जो है बताया गया, हाँ, हरफन मौला का पारंगत विद्वान, विद्या का बहुत अच्छा जानने वाला हो गए हो। मतलब वो ये सोचने लगते कि ये तो बहुत अच्छा विद्यार्थी है, मेधावी छात्र है, इसको बहुत अच्छा ज्ञान हो चुका है। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। मतलब जो एक कहें उम्मीद बच्चों से हुआ करती है टीचर्स की, वो उम्मीद उस समय टीचर्स की हुआ करती थी, और अगर वो पूरी नहीं हो पाए तो वो टीचर्स जो हैं वो उनके लिए चमड़ी उधेड़ देने को भी तैयार हुआ करते।
इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती कि भाई अब वो स्कूल जा रहे हैं। परंतु स्कूल एक दो कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह में ली विसल से मार्च कराया करते। विसल जो है बजाने वाली, उससे मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी या जवान। मतलब ऐसा लगता उनको कि हम कोई महत्वपूर्ण आदमी हैं, जैसे कि फौजी या जवान। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडा एक मनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांवों से जबरन यानी जबरदस्ती भर्ती नहीं कर पाया था। मतलब जबरदस्ती वो भर्ती भी नहीं कर पाए थे। जबरदस्ती भर्ती का मतलब वो अंग्रेजों में जबरदस्ती नहीं ले पाए थे। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित भी किया करते। उनका एक गाना अभी भी याद है, कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते। भर्ती हो जा रे रंगरूट भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे लीतर उठे मिले दे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट अठे पहन से फटे पुराने उठे मिलेंगे सूट। मतलब इसका यह है कि वो ये कहना चाहते हैं, वो नौटंकीबाज ये कहना चाहते हैं गांव-गांव में जाकर के, और उस गांव में जाकर के भी उन्होंने कहा कि फौज में भर्ती हो जाओ, अगर नहीं होंगे तो यहाँ पर तुम्हें फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलेंगे, वहां पर तुम्हें बहुत अच्छे कपड़े मिलेंगे, यहाँ पर तुम्हें फटे पुराने जूते पहनने पड़ेंगे, वहां पर तुम्हें बूट मिलेंगे। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है और कहते जाते हैं कि भर्ती हो जा रे रंगरूट। इन्हीं बातों से आकर्षित तो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते। कभी कभी हमें भी महसूस होता है कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराफों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा था। उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा, मतलब उनको चिकन पॉक्स हो गया था या चिकन पॉक्स के कारण से उनके चेहरे पर वो निशान रह गए थे, और बाजसी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट, सभी कुछ भी भयभीत करने वाला हुआ करता। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी हुई थी, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहां पर दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे नहीं चल पाओगे। टखने टेढ़े का मतलब है कि अगर आप बूट पहनेंगे जिस तरह से इसमें बताया गया, तो उनके लिए बताया कि एड़ी की तरफ से उठे हुए होना, मतलब थोड़े से हील उसमें रहना, और नीचे थोड़ा सा जो है लोहा या कहा जा सकता है कि खुर लगा रहना, जिससे कि जब हम चलें तो टक टक की आवाज आए। तो इस तरह से वहां पर बताया गया। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अगर उसको चलेंगे तो घर वाले ये बोलते हैं कि टखने यानी कि पैर जो हैं, टांग जो हैं, वो क्या हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। लेकिन जो उनके टीचर हैं प्रीतम चंद, उनकी टांग टेढ़ी नहीं हुई, बस वो यही देखा करते थे। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक ही था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था
हम सभी को जो मेरी उम्र के हैं वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। फारसी एक भाषा है, उस भाषा को पढ़ाने लगे कब? चौथी क्लास में, 4th क्लास में। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते 1 सप्ताह भी न हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में यानी इसी पीरियड में जवानी सुनेंगे, मतलब याद किया हुआ सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाए। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का ना सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। मतलब कहने का सीधा सा अभिप्राय है कि उन्होंने मुर्गा बना दिया और कहा कि पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। जब तक मेरी और हरवंश की बारी, हरवंश वहां पर एक बच्चा है, उसका दोस्त जो है, उसकी बारी आई, तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। मतलब जो वहां के हेडमास्टर हैं वो वहां पर आ चुके थे। जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर, मतलब जो स्कूल है वहां से ईस्ट साइड में पूरब की दिशा में बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन नहीं कर पाए। बर्बरता का मतलब होता है कि जो उनके द्वारा किया जा रहा कार्य है, जो इस तरह का निर्दयी काम जो है जो वो कर रहे हैं, तो उन्होंने वो सहन नहीं किया। बहुत उत्तेजित हो गए और उन्होंने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास। इस तरह स्टॉप इट एट वंस, उन्होंने स्टॉप कहा, रोकने को कहा। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू हुआ करती थी। मतलब तीसरी तक उन्होंने उर्दू पढ़ी, चौथी में उन्होंने जब फारसी पढ़ा तो वो मुर्गा बनने के लिए आए और अंग्रेजी उन्हें समझ में नहीं आती थी। जो उन्होंने कहा वो उसे समझ में नहीं आया क्योंकि अंग्रेजी जो है उनके लिए 5वीं कक्षा से पढ़ाई जाती है। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था कि क्या करते हो, क्या चौथी श्रेणी को सजा देने का यह ढंग है, इसे फौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे में ही अपने दफ्तर से चले गए थे। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल का मतलब होता है निकाल देना, तबादला कर देना, तबादला करना। मुअत्तल का मतलब है निलंबित कर देना, या हम अगर अंग्रेजी में कहें तो कह सकते हैं कि उनको रस्टिकेट कर दिया, हटा दिया करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया। मतलब जो उनकी जहां पर उस स्कूल का पूरा बड़ा ऑफिस है वहां पर उन्होंने भेज दिया। वहां हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर, महकमाए तालीम का मतलब होता है कि शिक्षा विभाग, महकमा यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, के डायरेक्टर जो हैं उन जिसने ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी, मतलब उन्होंने भी इस तरह का कह दिया। अब इसके बाद में आगे चलते हैं कि कहा उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकेंगे। इसलिए यहां कहा गया कि प्रीतम चंद के लिए अभी पूरी तरह से रस्टिकेट नहीं किया गया, बल्कि एक आदेश दिया गया कि जब तक डायरेक्टर साहब वहां से आदेश नहीं देंगे तब तक वो हैं स्कूल में नहीं आएंगे।
जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती, फटने को आती, परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना आ जाते, हमारे चेहरे मुरझाए रहते। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था, वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। मतलब मुअत्तल है, निलंबित या कहें रस्टिकेट होने की कोई भी चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतारकर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते हैं। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर पर काम करने जाया करते। परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय नहीं लगता था। मतलब कहने का यह है कि वो बच्चे छोटे हैं, 5वीं 4वीं 5वीं के बच्चे हैं, सोचते हैं कि भाई जो प्रीतम चंद स्कूल में इतना स्ट्रिक्ट रहता है, वो तोतों से कैसे अच्छे से बात कर पाता है। क्या तोतों को उनकी आंखों से डर नहीं लगता है। इस तरह की बातें हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। इस तरह यहां पर इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में या अपने साथ में जो कहा जा सकता है कि बच्चों के लिए प्रीतम चंद पीटी हो या चाहे उनके हेडमास्टर शर्मा जी हो, चाहे अन्य अध्यापक हों, इस चैप्टर से हमें एक बात और समझनी चाहिए कि पहले के समय में शिक्षा को किस तरह से देखा जाता था और आज के समय में हम शिक्षा को किस तरह से देख रहे हैं। इन दोनों बातों पर विचार हमें जरूर करना है। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है। उत्तर, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के इस अंश से यह सिद्ध होता है। इस पाठ में लेखक ने बचपन की घटना को बताया है कि उनके आधे से ज्यादा साथी कोई हरियाणा से तो कोई राजस्थान से हैं, सब अलग अलग भाषा बोलते हैं। उनके कुछ शब्द सुनकर तो हंसी भी आ जाती है, परंतु खेलते समय सबकी भाषा जो है सब समझ लेते थे। उनके व्यवहार में इससे कोई अंतर नहीं आता था, क्योंकि बच्चे जब मिलकर खेलते हैं तो उनका व्यवहार, उनकी भाषा अलग होते हुए भी एक लगती है। इसलिए कहा भाषा अलग होने से भी आपसी खेल कूद मेल मिलाप में बाधा नहीं आती। इसलिए कहा जाता है कि भाषा कभी भी आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती है। दूसरा प्रश्न है कि पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों की सी क्यों लगती थी। फौज के तमगे का मतलब है कि उनके लिए ऐसा क्यों लगता था कि ये फौज है, उनका शाबाश बोलना बहुत अच्छा लगता, स्पष्ट करना। कहा कि पीटी साहब बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, छोटी सी भी गलती उनके लिए असहनीय थी। प्रार्थना सभा की कतार भी यदि सीधी ना हो तो वे बच्चों को कठोर सजा देते थे। इसलिए जब कभी वे बच्चों को शाबाशी देते थे तो बच्चों को यह किसी फौज तमगों से कम नहीं लगती थी। मतलब वो ऐसा समझते थे कि फौज में रह रहे हो। तीसरा प्रश्न, नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियां और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो जाता था। स्पष्ट करना है, बताना है क्यों उसका मन उदास होता था कि जो नई पुरानी किताब कॉपी उसके पास आती है और नई क्लास में जाते हैं। तो कहा नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियां और पुरानी किताबों से आती विशेष प्रकार की गंध से लेखक का बाल मन उदास उठता था। क्यों? क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण इन्हें हेडमास्टर साहब द्वारा प्रबंध की गई पुरानी किताबें ही मिलती, प्रबंध का मतलब मैनेज की हुई किताबें मिलती थी। वे भी अन्य बच्चों की तरह नई श्रेणी में नई कॉपियां किताबें चाहते थे जो उन्हें नहीं मिल पाती थी, इसलिए वे उदास हो जाते थे। चौथा प्रश्न है कि स्काउट
परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी जैसे कि फौजी जवान क्यों समझने लगते थे। जब वो स्काउटिंग करते, मार्च पास्ट करते, पीटी करते, तो उस समय उनको एक विशेष, अपने अंदर एक विशेष आदमी कैसे नजर आता था। तो देखे कि स्काउट परेड में लेखक साफ सुथरे धोबी के धुले कपड़े, पॉलिश किए हुए बूट, जुराफ का मतलब होता है मोजे, जो हम सभी सॉक्स पहनते हैं, वो बूट का मतलब यहाँ पर है जूते, जो कि फॉर्मल में हम पहनते हैं। फॉर्मल से मतलब कि जो थोड़ा सा फौजी स्टाइल के हों, ऐसे जो बूट होते हैं जो बहुत मजबूत रहते हैं, उनको पहन करके जब लेखक ठक ठक करके चलता था तो वह अपने आप को फौजी से कम नहीं समझता था। उसके साथ ही जब पीटी मास्टर परेड करवाया करते और उनके आदेश पर लेफ्ट टर्न, राइट टर्न या अबाउट टर्न को सुनकर जब वह अकड़ कर चलता तो अपने अंदर एक फौजी जैसी आन बान शान महसूस करता था। इसलिए यहां पर उसे वो अपने आप में विशेष और अलग ही तरह का इंसान उसमें अपने आप में नजर आता था। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल किया, क्यों उन्हें निलंबित कर दिया, क्यों उनके लिए यहां से निकाल दिया गया। तो कहा, एक दिन मास्टर प्रीतम चंद ने कक्षा में बच्चों को फारसी के शब्द रूप याद करने के लिए दिए, परंतु बच्चों से यह शब्द रूप याद नहीं हो सके। इस पर मास्टर जी ने उन्हें मुर्गा बना दिया। बच्चे इसे सहन नहीं कर पाए, कुछ ही देर में लुढ़कने लगे, मतलब मुर्गा बनने के बाद में वो लुढ़कने लगे। उसी समय नम हृदय हेडमास्टर जी वहां से निकले और बच्चों की हालत देखकर उत्तेजित हो गए और इस प्रकार की क्रूरता को बच्चों के प्रति सहन नहीं कर पाए और पीटी मास्टर को उन्होंने तत्काल मुअत्तल कर दिया, निकाल दिया। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा था। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, परंतु जब स्कूल में रंग बिरंगे झंडे लेकर गले में रुमाल बांधकर मास्टर प्रीतम चंद पढ़ाई के बजाय स्काउटिंग की परेड करवाते थे तो लेखक को बहुत अच्छा लगता था। सब बच्चे ठक ठक करते, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न करते और मास्टर जी उन्हें शाबाश कहते तो लेखक को पूरे साल में मिले गुड्डों का मतलब जो हम सभी कॉपियों में जो गुड्स मिलते हैं, वेरी गुड मिलते हैं, उनसे भी ज्यादा अच्छा लगता था। इसी कारण लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। 7वां प्रश्न है कि लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा ना कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। लेखक के स्कूल की छुट्टियां होती तो उसमें जो काम करने के लिए मिलता उसे पूरा करने के लिए लेखक समय सारणी बनाता। कौन सा काम, कितना काम एक दिन में पूरा करना है। जैसे हिसाब के मास्टर यानी कि गणित, हिसाब का मतलब यहाँ पर है गणित या कहें इंग्लिश में तो मैथ के जो मास्टर हैं वो उनके द्वारा उन्हें 200 सवाल दिए जाते जो उन्हें पूरे करने होते हैं। तो 10 सवाल निकले जाने पर 20 दिन में पूरे हो जाएंगे, लेकिन खेल कूद में लेखक का समय बीत जाता और काम पूरा नहीं हो पाता। धीरे धीरे समय बीतने लगता तो लेखक ओमा नामक ठिगने और बलिष्ठ लड़के जैसा बहादुर बनना चाहता था, जो उद्दंड था और काम करने की बजाय पिटना सस्ता सौदा समझता था। मतलब वो उस समय उसको याद करते कि भाई अगर ऐसा बन जाऊं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत बलवान था। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। मतलब पीटी की जो प्रीतम चंद मास्टर साहब हैं उनके बारे में हमें उनकी कुछ विशेषताएं लिखनी है, कैरेक्टर वाइज तो लिखेंगे। उनकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले ये है कि पीटी सर शरीर से दुबले पतले ठेंगने कद के थे, उनकी आंखें भूरी और तेज थी, वे खाकी वर्दी और लंबे जूते पहनते थे। दूसरी बात यह है कि वे बहुत अनुशासन प्रिय थे, बच्चे उनका कहना नहीं मानते थे तो वे दंड भी दिया करते थे। तीसरा यह है कि वे कठोर स्वभाव के थे, उनके मन में दया भाव नहीं था, बाल खींचना, ठुड्डे मारना, खाल खींचना आदि उनकी आदत थी। चौथा पॉइंट ये बताया कि इनके साथ वे स्वाभिमानी भी थे। मतलब ये सब तो था लेकिन वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे हम बोलते हैं स्वाभिमानी भी थे, स्वाभिमान रखने वाले भी थे। नौकरी से निकाले जाने पर वे हेडमास्टर जी के सामने गिड़गिड़ाए भी नहीं बल्कि चुपचाप चले गए। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में
अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट करना है। तो हमें अपने मन से इस प्रश्न को करना है कि भाई पहले ऐसा चलता था और अभी की जो वर्तमान योजनाएं हैं वो क्या है। तो देखते हैं, इस पाठ में अनुशासन बनाए रखने के लिए बच्चों को कठोर यातनाएं दी जाती थी, साथ ही उनके उत्साह बढ़ाने के लिए शाबाशियां भी दी जाती। परंतु वर्तमान परिवेश में शिक्षकों को बच्चों के साथ मारपीट का अधिकार नहीं दिया गया है। आजकल बच्चों को या बच्चों के मनोविज्ञान को समझने के लिए शिक्षकों को परीक्षण दिया जाता है कि वे बच्चे की भावनाओं को समझें, उनके दुर्व्यवहार के कारण को समझें, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराएं तथा उनके साथ मित्रता व ममता का व्यवहार किया जाए, जिससे वे बच्चों को ठीक से समझ सकें और उनके साथ उचित व्यवहार कर सकें। यह सारी बातें हैं जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और पहले के समय में हुआ करती। बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। आप 10th क्लास में हैं, आपने 9th क्लास तक क्या क्या बदमाशी की हैं, क्या क्या चालाकियां की हैं, क्या क्या आपने उस समय अटखेलियां किया हुआ है, वो सारी बातें जो हैं आपको अपने मन से बना करके इसमें लिखना है। वो स्कूली दिनों के बारे में, जिस दिनों आप कुछ खट्टी मीठी यादें जो आपके स्कूल से, जो आपके टीचर्स से आपका व्यवहार रहा हो, चाहे आपके दोस्तों से रहा हो, आपके सीनियर से रहा हो, जूनियर से रहा हो, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें लिखनी है। हर एक बच्चे के स्कूली जीवन से जुड़ी कुछ खास यादें होती हैं जो उसके जीवन की अमूल्य निधियाएं होती हैं, जो कभी भूलने वाली नहीं होती। मेरे बचपन से जुड़ी ऐसी अनेक यादें हैं, परंतु उनमें से इस याद का अपना विशेष स्थान है। हुआ कुछ यूं था कि जब मैं 5वीं क्लास में था तो बड़ा शरारती हुआ करता था। सभी शिक्षक मुझसे परेशान रहा करते थे। हमारे स्कूल के अहाते यानी आंगन में साइड में जामुन के कुछ पेड़ थे, परंतु हेडमास्टर और माली के डर से कोई इन जामुन के वृक्षों को हाथ भी नहीं लगाता था। परंतु एक दिन मैंने और कुछ मित्रों ने जामुन तोड़ने का निश्चय कर लिया। तय यह हुआ कि मैं पेड़ पर चढ़ूंगा और सब नीचे निगरानी रखेंगे। जैसे ही मैं पेड़ की एक डाली पर पहुंचा, डाली टूट गई और मैं धम से एक लड़के के ऊपर गिर गया। साथ ही मेरा सिर एक नुकीले पत्थर से टकराने के कारण फट गया और मैं बेहोश हो गया और मेरे साथी को भी चोट लग गई थी। तुरंत हेडमास्टर को बुलवाया गया। हेडमास्टर तुरंत मुझे दवाखाने ले गए और मेरा उपचार करवाया। मुझे समझाया कि जामुन का वृक्ष बड़ा कमजोर होता है। आज यदि समय रहते मेरा उपचार न करवाया गया होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। माता पिता, स्कूल के अध्यापक, सभी को मैंने परेशानी में डाल दिया था, अतः मेरा यह कार्य उचित नहीं था। आज भी जब जामुन को देखता हूं तो मुझे अपने हेडमास्टर की बातें याद आ जाती हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आप अपने स्कूल के, आप अपने दिनों के, आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बना करके भी लिख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है कि प्रायः अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं। वो ये कहते हैं कि ये नहीं खेलना है, वो नहीं खेलना है, ये सारी चीजें कहते हैं और समय बर्बाद ना करने की नसीहत भी देते हैं कि समय भी बर्बाद होगा इसलिए रुको। पहला इन्होंने कहा कि खेल आपके लिए क्यों जरूरी है, इस पर हमें चिंतन करना है और लिखना है। दूसरा पॉइंट दिया कि आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति ना हो, यानी दोनों ही बातें। अब इस बात को आधार लेकर के इन दो वाक्यों को आपको सिद्ध करना है, अपने हिसाब से लिखना है आप इसमें क्या कर सकते हैं। पहला है कि खेल मेरे लिए दिन भर की मानसिक थकान को दूर करने के लिए जरूरी है, इससे मुझे नींद अच्छी आती है और दूसरे दिन में अपने काम को तरोताजा महसूस करता हूं। ये मुझ में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और लगन की भावनाओं का भी निर्माण करते हैं। कौन? ये खेल। खेल हमारे जीवन में क्या करता है? वो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए, मन को शांत करने के लिए, हड्डियों को मसाज मिल जाती है, अच्छे से हमारा शरीर चलने लग जाता है खेल कूद के कारण से। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब इसी बात को, ऐसे कौन से नियम कानून आप बनाओगे जिससे कि आपके पेरेंट्स के लिए, अभिभावक के लिए वो खेल बर्बाद ना लगे, वो खेल आपके लिए आपत्ति ना बने। तो कहा कि मेरे खेल कूद से मेरे अभिभावकों को आपत्ति ना हो, इसलिए मैं उनके द्वारा बनाए गए समय सारणी यानी कि टाइम टेबल के अनुसार कार्य करूंगा।
खेल के साथ पढ़ाई भी उतनी ही तन्मयता के साथ करूंगा ताकि उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं हो। इस तरह से हम लोगों ने आज का यह चैप्टर पढ़ लिया और इस चैप्टर में हम लोगों ने सपनों के से दिन वाले चैप्टर में हमने ये भी समझा कि भाई हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और अपने आगे बढ़ने के चक्कर में कभी भी हमें अपने विद्यालयी जीवन को नहीं भूलना है। जो आनंद, जो खुशी हमें अपने पुराने बचपन के दिन याद करने में मिलते हैं, वैसी ही खुशी आज हमें अब के समय पर नहीं मिलती है। इसलिए बच्चों, बचपन की जो खुशी है उसको सजो करके रखना और कुछ ऐसे काम हमारे जीवन में हों जो हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए भी काम हो। पढ़ते रहें, खेलते रहें, दोनों साथ में चलता रहे तो परीक्षा में भी अच्छे नंबर आते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। लेट्स क्रैक इट।